हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में जिस टॉपिक की अपन जो बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपके नेतृत्व की शैलियाँ, है ना। तो नेतृत्व क्या होता है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और टोटल इसके कितने जेनर हैं, कितनी शैलियाँ, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आइएगा पहले अपन टाइटल लिखते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? नेतृत्व तथा इसकी शैलियाँ। नेतृत्व तथा इसकी शैलियाँ। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई जैसे कि साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है और किशोरावस्था में डेवलप हो जाती है। इवन एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है तो वो भी लीडरशिप एबिलिटी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो है अपन शैक्षिक प्रबंधन में जो है नेतृत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन अपना एग्जाम का जैसा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उस वे में जाके अपन पढ़ेंगे। तो जो परंपरागत तरीका था स्टूडेंट्स नेतृत्व का, वो क्या माना जाता था? वो आपके आधिकारिक था, एक व्यक्ति का जो है नेतृत्व के ऊपर होल्ड होता था, एक मार्गी संप्रेषण वहाँ पे होता था। जैसे मान लो मैं लीडर हूँ किसी संस्थान का, तो मैं मेरे जो सबऑर्डिनेट से जो मेरे अधीनस्थ थे उनको केवल वहाँ पे क्या दिया जाता था, मैसेज सूचना दी जाती थी जो अगलों को फॉलो करना होता था। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया और ऐसा लगा कि भाई हाँ, कम्युनिकेशन जैसे टू वे प्रोसेस है, वैसे नेतृत्व में भी जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके अनुभव और उनकी योग्यताओं का भी आपको लाभ लेना चाहिए। तो इसकी जो वर्तमान अवधारणा मानी जाती है नेतृत्व की, वो ये मानी जाती है कि भाई नेतृत्व जो है वो सामूहिक या सामाजिक प्रकृति का होना चाहिए, जिससे कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुभव का लाभ लिया जा सके। और वर्तमान में यही पद्धति जो है सबसे ज़्यादा सक्सेस है। ठीक है, आइएगा पहले थोड़ा लिखते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। नेतृत्व की प्राचीन अवधारणा, प्राचीन या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, परंपरागत अवधारणा। इसके अनुसार नेतृत्व एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नेतृत्व एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें सभी निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं तथा इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक मार्गी संप्रेषण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। दूसरी बात ये हो गई आपके प्राचीन अवधारणा, और अब अपन बात क्या करेंगे, नेतृत्व की वर्तमान अवधारणा। नेतृत्व की वर्तमान अवधारणा। वर्तमान अवधारणा क्या कहती है कि नेतृत्व एक सामूहिक या सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेतृत्व एक सामाजिक या सामूहिक प्रक्रिया है अर्थात इसमें
समूह के सदस्यों की विचारधारा को महत्व दिया जाता है। समूह के सदस्यों की विचारधारा को भी महत्व दिया जाता है। तो आजकल यही पैटर्न सक्सेस है। अब स्टूडेंट्स अपन यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ये लीडर होते कौन कौन हैं। एक नॉर्मली अपन बात करते हैं तो देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया का लीडर कौन होता है? टीचर, शिक्षक। एक संस्था का प्रशासकीय प्रधान जो होता है, प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, वो एचएम होता है, या प्रिंसिपल, प्राचार्य, या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपके एचओडी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष जिसको अपन बोलते हैं, और या फिर आपके जो चांसलर होते हैं, कुलपति, ये सभी, या फिर वो जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, पर्यवेक्षक, ये जो लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में किसका कार्य करते हैं? नेतृत्व का कार्य करते हैं। तो नॉर्मली बात है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, शिक्षा की प्रक्रिया में नेतृत्वकर्ता, अब ये कौन कौन हो सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, शिक्षक, एचएम, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, ठीक है, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी, है ना, तथा चांसलर, कुलपति। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेतृत्वकर्ता होते हैं। अब अपन अगली जो बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, नॉर्मली है, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि नेतृत्व से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जेनर ऑफ लीडरशिप, है ना, कि नेतृत्व की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आपके आती है। तो टोटल 6 शैलियाँ अपन पढ़ेंगे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एक नेतृत्व की शैली नहीं है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। बट इससे पहले अपन यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं कि नेतृत्व का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है। सीधी सी बात है, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जो होता है, अच्छा लीडर जो है, वो होता है, अच्छा नेता वो होता है जो उस समूह के सदस्यों को समय समय पे मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके, उनकी अपनी सहभागिता के द्वारा जो है अपनी संस्थान को जो है वो आपके जो है सफलता के पथ पे लेके जाता है। सबसे अच्छा लीडर वही होता है। यानी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है एक लीडर में, और सबऑर्डिनेट्स जो मेंबर्स होते हैं उनमें। ये कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय, तालमेल जितना अच्छा होगा, वो नेतृत्व उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अपन यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, नेतृत्व की विशेषताएं, ठीक है। सॉरी, नेतृत्व की विशेषताएं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, कोई भी संस्थान हो, उस संस्थान का कोई भी लीडर है, वो सबसे पहले उस संस्थान के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है, कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है, कि भाई वो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में किसी कार्य के लिए योजना बनाई जाती है। कहते हैं ना कि किसी कार्य की योजना बना लेने से उस कार्य को समय पे पूरा किया जा सकता है, सही सिस्टम से पूरा किया जा सकता है। और योजना बना लेने के बाद में किसी कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रारूप, या उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार वहाँ पे किया जाता है, जिससे एक ओवरव्यू बन जाता है कि आप किस काम को किस पार्ट में, कितने ड्यूरेशन में, किस हिसाब से आप उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, योजना, और किसकी बात आ गई? प्रारूप तैयार करना। पहले ये 3 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, उद्देश्य निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना, कार्य की योजना बनाना, कार्य का प्रारूप तैयार करना, कार्य का प्रारूप तैयार करना। उसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स,
जो सबसे मेन बिंदु आपके आता है नेतृत्व का, कि जो प्रशासकीय कार्य है और जो प्रशासकीय ढांचा है उसके मध्य समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, वही अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है, देखिएगा प्रशासकीय कार्य तथा उसके स्ट्रक्चर में, ढांचे में समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है कि जो भी सोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है यानी उनका कुशलतम उपयोग करना, यानी संसाधनों का अधिकतम तथा कुशलतम उपयोग, यानी जो भी कोई रिसोर्सेज आपके पास है, कोई भी सोर्सेज आपके पास है, तो उनका आप कितने अच्छे से उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, ये भी एक अच्छे नेता की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इन दो को आप ढंग से देख के जाना। देखिएगा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, संसाधनों का कुशलतम तथा अधिकतम उपयोग करना, अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे जेनर ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व की शैलियाँ, टोटल कितनी शैलियाँ हैं स्टूडेंट्स? 6 शैलियाँ हैं। नेतृत्व की कितनी शैलियाँ हैं? 6 शैलियाँ हैं। ये कौन कौन सी है? देखिएगा, एक आपके नाम आती है एक तांत्रिक शैली, यानी जहाँ पे नेता अपने डिसीजन खुद लेता है और वो डिसीजन मैसेज के रूप में अपने अधीनस्थों को देता है, यानी अधीनस्थों के विचारों को वहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता। एक तांत्रिक शैली। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक शैली। प्रजातांत्रिक शैली वो होती है जिसमें आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके अनुभवों को, उनके विचारों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरी बात जो आपके आती है स्टूडेंट्स, उसका नाम है आपके अहस्तक्षेपीय शैली। अहस्तक्षेपीय शैली, इसको लेजर फेयर शैली भी बोला जाता है। हिंदी में आपके ऐसे लिखा हुआ आता है लेजर फेयर शैली। ठीक है, इसके बाद में अगली आपके शैली आती है पितात्मक शैली। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं किसी संस्थान के, नेता और उनके मध्य, कर्मचारियों के मध्य जो संबंध होता है वो बिल्कुल परिवार के जैसा होता है। वो सदस्य बहुत वफादार होते हैं, तो एक पेरेंटल तरीका वहाँ पे जो है अपनाया जाता है। ठीक है, तो पितात्मक शैली या पेरेंटलिस्टिक शैली इसको बोला जाता है। उसके बाद में अगली आपके शैली आती है व्यवहारिक शैली। व्यवहारिक शैली, व्यवहारिक शैली में जो है मेनली प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, पुरस्कार और दंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट आपके आती है रूपांतरित शैली। कौन सी शैली? रूपांतरित शैली। देखिएगा, रूपांतरित शैली में क्या होते हैं कि भाई जो कर्मचारी है जैसे भी काम कर रहे हैं, तो उस शैली में समय समय पे क्या लाया जाना चाहिए? बदलाव लाना चाहिए। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने विजन को, अपने जो फोरसाइटनेस के जो गुण हैं, दूरदर्शी सोच का क्या करना, विकास करना, ताकि वो अपनी सफलता में 4 चांद लगा सके। यानी कुछ नया करना, रिस्क लेने की जो एबिलिटी है, वो सारी बातें जो है आपके कौन सी शैली में आती है? रूपांतरित शैली में आती है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नेतृत्व की शैली नहीं है। तो पहली बात आपको 6 नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब ये बहुत सिंपल है, आइएगा इनकी अपन बात करते हैं। पहले नंबर पर अपन लेते हैं कौन सी शैली, एक तांत्रिक शैली। तो जो परंपरागत अवधारणा थी वो बात एज इट इज किस में आएगी, एक तांत्रिक शैली में आपके आएगी। ठीक है, एक तांत्रिक शैली का मेन मतलब क्या होता है, जैसे ये नेता है, ये नेता है, अब बाकी लोग सीधे जैसे ये बी, ये सी, ये डी और ये हो गया आपके ई, यानी इन सबको जो है ये मैसेज प्रेषित करता है। निर्णय लेने का अधिकार केवल किसके पास है, इस नेता के पास है। बाकी को ये केवल क्या करता है, सूचना देता है, इन्फॉर्म करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना या सूचना देना, यानी ये 2 वे प्रोसेस नहीं होगा, ये 1 वे प्रोसेस होगा। केवल नेता जो है अपने अधीनस्थों को अपने विचार बताएगा। ठीक है, आइएगा बात करते हैं इस शैली में नेता द्वारा अपने अधीनस्थों को सूचना दी जाती है, उसी के अनुरूप उनको कार्य करना होता है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्तिगत विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स। कैसा कम्युनिकेशन होता है इसमें, देखिएगा, इसमें एक मार्गी संप्रेषण होता है। बस लीडर जो है केवल ऑर्डर देता है, जिसकी अनुपालना वहाँ के एम्प्लॉयज़ को करनी होती है। ठीक है, अब आगे धारणा बदली, इसका यूज़ जनरली कम होता है, तो इसकी बजाय इफेक्टिव किसको माना जाता है, जो डेमोक्रेटिक जेनर है, जो आपके प्रजातांत्रिक शैली है। कौन सी शैली है, प्रजातांत्रिक शैली, या इसको अपन लोकतांत्रिक शैली भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, समूह के सदस्यों की विचारधारा तथा अनुभवों का लाभ उठाया जाता है। ठीक है, इसमें नेतृत्वकर्ता तथा अधीनस्थों के मध्य परस्पर अंतरक्रिया होती है, इंटरैक्शन होता है। अर्थात इसमें अधीनस्थों के अनुभव तथा उनके कौशल का, उनकी स्किल का, उनके कौशल का लाभ उठाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात इसमें सहभागिता, कोऑपरेशन तथा समन्वय, कोऑर्डिनेशन अधिक देखने को मिलता है। अधिक देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन होगा वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स,
टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, या इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विमार्गी संप्रेषण पाया जाता है। तो ये एक संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन ने जो तीसरी शैली जो अपन ने पढ़ी थी उसका आपके नाम क्या था, अहस्तक्षेपीय शैली, या इसी कोई नाम क्या दिया था, लेजर फेयर शैली, लेजर फेयर शैली। कैसे, क्या होता है इसके अंदर, देखिएगा इसके अंदर जो लीडर होता है ना वो अपने सब ऑर्डिनेट्स में पूरा भरोसा दिखाता है, यानी लीडर की ज़रूरत केवल तब पड़ती है जब वो कोई हेल्प वहाँ पर मांगते हैं, कोई स्पेशल एडवाइस वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, तब वो लीडर की हेल्प लेते हैं। यानी यहाँ पर पूरा का पूरा जो फैथ है, जो भरोसा है, वो किस पे दिखाया जाता है, अधीनस्थों पे। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसा कब होगा, जब वहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, अनुभवी है या हाईली ट्रेंड है, उच्च प्रशिक्षित है, तभी उन पे इतना भरोसा दिखाया जा सकता। तो वो अपने अनुभव के द्वारा ही जो है वहाँ पर अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं, और यदि उन्हें कोई उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो अपने लीडर की क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा बहुत कम जगह पे होता है, ऐसा केवल उसी कंडीशन में होता है जब वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वेल स्किल्ड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग वो होते हैं। ठीक है ना, देखिएगा बात करते हैं इसमें कर्मचारियों द्वारा ही लक्ष्य तथा कार्य की योजना बनाई जाती है। सभी कार्य एम्प्लॉइज कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। यानी डायरेक्टर की नीड यहाँ पे बहुत कम होती है, सारा काम मैनेज एम्प्लॉइज ही करते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्वकर्ता की सलाह ली जाती है। यानी केवल मार्गदर्शक का काम होता है लीडर का, बाकी सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए जाते हैं, है ना। बट ध्यान देने योग्य बात क्या है, दे आर वेरी स्किल्ड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। ठीक है, इसमें अधीनस्थ कर्मचारी उच्च प्रशिक्षित, हाईली ट्रेंड तथा अनुभवी व कौशल युक्त होते हैं। इसलिए उनके अंदर क्या दिखाई जाती है, फेथ दिखाई जाती है ना। तो ऐसा तभी होता है जब हाई जो स्किल्ड जो है, क्वालिटी वाले जो हैं आपके पास एम्प्लॉयज़ है, तब उनके ऊपर वो भरोसा दिखाया जाता है। देन स्टूडेंट्स, अपन ने अगली बात आपके क्या की थी, चौथा आपके नाम क्या आता है, पिता तुल्य शैली। देखिएगा ये कब होता है, जब लीडर तथा वहाँ पर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स है
वो सारे सबऑर्डिनेट्स उस लीडर के लिए, उस संस्था के लिए क्या होते हैं, वफादार होते हैं। तो वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट जो होता है एक फैमिलियर एनवायरनमेंट होता है, वो वहाँ पर उनके एज ए संरक्षक की भांति जो है वहाँ पर नेता उनसे जुड़े हुए होते हैं। यानी यहाँ पे ऐसा भी होता, आपने देखा होगा ना, जैसे संस्थानों में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे भाई सैलरी का क्राइटेरिया मंथली होता है, बट किसी के घर में कोई शादी वगैरह का ऐसा काम आ गया तो उनको एडवांस सैलरी वगैरह दे दी। तो मतलब एक जो एक पेरेंटिंग करने का जैसा जो सीन होता है ना, वैसा का वैसा यहाँ पे उस संस्थान में देखने को मिलता है। और उसका रीज़न क्या है, दोनों के मध्य की बिलोंगिंगनेस, घनिष्ठता और एक दूसरे का व्यवहार, तो वहाँ पे ऐसा संभव है। ठीक है, तो जनरली ऐसी शैली का जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली कम किया जाता है, बट इफेक्टिव है। ठीक है, देखिएगा इस शैली में लीडर, नेता या नेतृत्वकर्ता तथा उस संस्थान के कर्मचारियों के मध्य घनिष्ठता होती है। घनिष्ठता मतलब बिलोंगिंगनेस, घनिष्ठता होती है सभी कर्मचारी संस्थान, नेता तथा अपने कार्य के प्रति वफादार होते हैं। अर्थात इस शैली में नेतृत्वकर्ता पिता तुल्य भूमिका में एक फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक पारिवारिक वातावरण उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में आपके दो और जेनर बच गए थे। अगली शैली का आपके नाम क्या था स्टूडेंट्स? व्यवहारिक शैली। व्यवहारिक शैली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होती है। यहाँ पे प्रेज भी किया जाएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको रिवार्ड, पुरस्कार भी दिया जाएगा यदि आपका काम बहुत अच्छा है तो। और यदि निरंतर जो है आपके कार्य का स्तर घटता जा रहा है तो आपको वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलेगा और हो सकता है आपको वहाँ से, उस संस्थान से निकाल दिया भी जाए। ठीक है ना। तो व्यवहारिक शैली जो है वो प्रैक्टिकली होती है, वो जो है मतलब वहाँ पर आपके कार्य का जो है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वहाँ पे होता रहता है, डेली अपडेशन आपका वहाँ पे होता है कि आप एक बार जुड़ गए केवल वो ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद में जो है आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो सक्रियता है, उसकी पूरी इन्वॉल्वेशन वहाँ पे चाहिए होती है। तो जनरली बाय द वे यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरस्कार और दंड का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? व्यवहारिक शैली में। और दूसरी बात, इसका जो सबसे पहले प्रारंभ किया था वो किसने किया था? मैक्स वेबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मैक्स वेबर के द्वारा 1947। ठीक है, आइएगा बात करते हैं क्या नाम था शैली का? व्यवहारिक शैली। व्यवहारिक शैली, देखिएगा स्टूडेंट्स, व्यवहारिक शैली में मैंने आपको क्या बताया, इसमें पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसा आपका काम है वैसा ही आपको आउटपुट यहाँ पे दिया जाता है। इसका प्रारंभ
1947 में। फैक्ट है, पूछा जा सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसके द्वारा किया गया? मैक्स वेबर द्वारा किया गया। मैक्स वेबर द्वारा किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स। देन अब अपन बात करते हैं लास्ट जो आपके शैली बची है, इसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। उस शैली का आपके नाम क्या है? परिवर्तित या रूपांतरित शैली। रूपांतरित शैली नाम से ही पता चल रहा है अच्छी है, बढ़िया है, ट्रेंड में है। रूपांतरित शैली में क्या होता है? कार्य करने के तरीकों में क्या लाना, निरंतर बदलाव लाते रहना तथा दूरदर्शिता के गुण को क्या देना, यहाँ पे प्राथमिकता देना। ये इसकी मेन थीम है। देखिएगा, कार्य करने के तरीकों या विधियों में समय समय पर बदलाव लाना। ठीक है। और दूसरी बात, कर्मचारियों के विचारों में दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता के गुण का क्या करना, विकास करना। कि भाई अपने एम्प्लॉयज से पूछते रहते कि भाई देखो क्या करना चाहिए, कैसे करें कि अपन अपने संस्थान को और ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वर्किंग मोड पे अपन ला सके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत जो है अपन ने लीडरशिप होती क्या है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या, विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ नेतृत्व की शैलियाँ अपन ने पढ़ी। ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट।